पंजाब में अमृतपाल सिंह के आने के बाद कहानी पूरी पलट गई है। अभी के पंजाब के हालात कुछ ऐसे हैं। Political unrest in India. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई। 1956 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956। इसको भारत में राज्यों को लैंग्वेज वाइज बांटने के लिए लाया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों को बांटने की मांग भारत में सबसे पहले फजल अली आयोग ने 1953 में आंध्र प्रदेश को मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग करने के लिए उठाई थी। लोगों की इस मांग के प्रेशर में आकर उस समय के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में मद्रास से अलग करके आंध्र स्टेट बना दिया। जिसके बाद इस परेशानी को देखते हुए ही सरकार ने 1956 में ये एक्ट पारित कर दिया, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956। इस एक्ट के पारित होने के बाद आंध्र स्टेट का नाम बदल दिया गया, आंध्र स्टेट को आंध्र प्रदेश कर दिया गया और अब आकर 2014 में उसी में से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया जिसका नाम रखा गया तेलंगाना। अब इससे हुआ ये, तेलुगु बोलने वाले को आंध्र प्रदेश मिल गया, मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र मिल गया। लेकिन जब सिख कम्युनिटी ने सरकार को कहा कि आप हरियाणा को पंजाब से अलग करके एक हिंदी भाषी राज्य बना दो और पंजाब को अलग राज्य बना दो, इस बात पर सरकार ने साफ इनकार कर दिया। यहीं से इंडियन गवर्नमेंट से सिख कम्युनिटी को गलत मैसेज गया। जिसके बाद अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह ने कहा कि सिख धर्म तभी बचेगा जब सिखों के लिए अलग राज्य होगा और यहीं से उन्होंने एक नया मूवमेंट चालू कर दिया जिसका नाम था पंजाबी सूबा मूवमेंट। 1960 से लेकर 1965 तक पंजाब में बहुत से मूवमेंट हुए जिसमें अकाली दल के लोगों को अरेस्ट किया गया, मास्टर तारा सिंह अमरण अनशन पर बैठे और नाउ और नेवर जैसी मूवमेंट और भी ऐसी बहुत सी चीजें हुई। उसके बाद भी जब 1965 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो इसमें सिख कम्युनिटी ने भारत सरकार के साथ मिलकर अपना पूरा योगदान दिया और अपने सारे झगड़े और मांग को उस समय के लिए बुलाकर सरकार का पूरा सहयोग किया। सिख कम्युनिटी के इस सहयोग को देखकर भारत सरकार ने सिखों की मांग को स्वीकार कर लिया और 1966 में पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। लेकिन दिक्कत तब आ गई जब चंडीगढ़ को बांटा गया क्योंकि चंडीगढ़ में 55% लोग हिंदी बोलते हैं। केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया और पंजाब हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी भी बना दिया। लेकिन इसको लेकर सिख कम्युनिटी को फिर से ऐतराज हो गया कि उनको पूरा पंजाब नहीं मिला। इसके बाद भी पंजाब में पहली बार चुनाव कराए गए और अकाली दल ने भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाई। लेकिन उनकी टर्म पूरे होने से पहले ही उनकी सरकार गिर गई। अब दिक्कत यहाँ आ रही थी कि अकाली दल पंजाब में सरकार बना तो रहा था लेकिन वो अपनी टर्म पूरी नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वो सरकार बनाते उनकी सरकार 1-2 साल चल के गिर जाती। अब ऐसा मानिए, अकाली दल के एक नेता थे लक्ष्मण सिंह गिल जिनको उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन उन्होंने कुछ समय बाद ही 13 MLA के साथ कांग्रेस में ज्वाइन करके सरकार गिरा दी जिसका इल्जाम अकाली दल ने कांग्रेस पर लगा दिया। इसका सॉल्यूशन करने के लिए अकाली दल ने 1973 में एक रिपोर्ट बनाई जिसका नाम रखा गया आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, जिसमें इन्होंने अपने सारे जितने भी इशू थे चंडीगढ़ को लेकर, केंद्र का पंजाब में हस्तक्षेप को लेकर, वो सारे इशू जो भी थे उन्होंने इस रिपोर्ट में लिखे। इसकी ओरिजिनल कॉपी इंग्लिश में थी, उस समय ज्यादा फेमस नहीं हुई थी। लेकिन अगस्त 1977 को अकाली दल के एक सेक्रेटरी ज्ञानी अजमेर सिंह ने आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन का एक नया वर्जन लॉन्च किया। ये थोड़ा अलग वर्जन था ओरिजिनल वाले से, हाँ उसे अपडेटेड वर्जन भी कह सकते हैं। 1977 में ये लोगों में काफी फेमस हुआ। लेकिन इस वर्जन को लेकर उस समय बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी और ये अभी कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन को लेकर लोग अपने मतलब से उसका इस्तेमाल करने लगे थे। खालिस्तानियों का कहना ये था कि इस रिजोल्यूशन में अलग देश की मांग की गई है, न कि अलग राज्य की, तो लोग इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करने लगे थे। जब दिक्कत ज्यादा होने लगी तो संत हरचंद सिंह लोंगेवाल जो अकाली दल के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन की एक कॉपी इंडियन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में भेजी। कहा कि इसकी ओरिजिनल कॉपी है, इसमें किसी भी अलग देश की मांग नहीं की गई है, सिर्फ एक अलग राज्य की मांग की गई है। अगर कोई ये कह रहा है तो वो गलत कह रहा है। सिख कम्युनिटी अपने रिलीजन को लेकर बहुत सेंसिटिव है और यही रीजन है कि पंजाब में रिलीजन की पॉलिटिक्स करना बहुत आसान है। धीरे धीरे करके अकाली दल पंजाब में बहुत मजबूत होता जा रहा था। कांग्रेस को भी उसको हराने के लिए एक ऐसे इंसान को लाना पड़ा जिसकी वजह से पंजाब में सब कुछ बदल गया। कांग्रेस ने जरनैल सिंह भिंडरावाले को SGPC के इलेक्शन में अकाली दल के खिलाफ खड़ा कर दिया। जनता और केंद्र का पूरा सपोर्ट था भिंडरावाले को, इसलिए भिंडरावाला चाहे कुछ भी कर दे लेकिन उसको कभी अरेस्ट नहीं किया जाता था।
लेकिन इससे दिक्कत तब हो गई जब 1981 में पंजाब में सेंसस स्टार्ट होते हैं। भिंडरवाले ने पूरे पंजाब के लोगों को पंजाबी लैंग्वेज को ही अपनी मातृभाषा चुनने के लिए कहा और इससे पंजाब के हिंदू काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन पंजाब केसरी के एडिटर लाला जगत नारायण रोज अपने आर्टिकल में पंजाबी हिंदुओं को कहते थे कि हिंदुओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब उनसे पूछा जाए तो वो हिंदी को ही अपनी मातृभाषा बताएं। लेकिन इस आर्टिकल को छापने के लिए ही इनको गोली मार दी गई और यहीं से ही सब कुछ बदल जाता है। अब इस जगह आकर सरकार को लगा कि अब भिंडरवाले को अरेस्ट नहीं किया तो सारे हिंदू नाराज हो जाएंगे, तो लास्ट में आकर सरकार को भिंडरवाले को अरेस्ट करना पड़ा और यहीं से आकर कांग्रेस और भिंडरवाले के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है। अब भिंडरवाले को खड़ा जरूर कांग्रेस ने किया था अपने फायदे के लिए, लेकिन अब वो उसी के अपोजिशन में आ गया था। अब अरेस्ट होने के बाद पंजाब में दंगे शुरू हो जाते हैं क्योंकि भिंडरवाले के सपोर्ट में पंजाब के काफी सारे सिख कम्युनिटी के लोग थे। प्रेशर में आकर सरकार को भिंडरवाले को छोड़ना पड़ता है और बाहर आकर भिंडरवाले ने अकाली दल से हाथ मिला लिया और एक नया मोर्चा शुरू किया जिसका नाम था धर्म युद्ध मोर्चा, जिसमें उन्होंने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पास करवाने की ठान ली, जिसकी वजह से पंजाब में हर जगह दंगे होने लगे। बैंक रॉबरीज हो रही थी, सरकार के हथियार चुराए जा रहे थे, प्लेन हाईजैक किए जा रहे थे। लेकिन दिक्कत तब आ गई जब अक्टूबर 1983 को अमृतसर से दिल्ली जाते एक बस को हाईजैक कर लिया गया और 38 हिंदुओं को बस से उतारकर उनमें गोली मार दी गई। केंद्र सरकार ने पंजाब में बिगड़ती हुई सिचुएशन को देखकर पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। 15 दिसंबर 1983 को भिंडरवाले ने अपनी काम करने की लोकेशन को चेंज करके गोल्डन टेम्पल के अकाल तख्त पर शिफ्ट कर दिया क्योंकि वो सेफ रहे। उसको अच्छे से पता था कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि गोल्डन टेम्पल में घुसे। जिसके बाद भी केंद्र सरकार ने भिंडरवाले को एक प्रपोजल भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि हम आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को मान लेंगे लेकिन कुछ चीजों को मानना पॉसिबल नहीं है। लेकिन भिंडरवाले ने सरकार के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और अब यहाँ से सरकार और भिंडरवाले आमने सामने आ गए थे। दोनों लड़ाई की तैयारी करने लगे थे। ट्रकों में भर भर के हथियार गोल्डन टेम्पल में जा रहे थे। सरकार भी लड़ाई के लिए पूरी तैयार थी और आर्मी वाले सादा कपड़ों में मंदिर के अंदर जाने लगे जिससे वहाँ की सारी स्थिति बता सके। 3 जून से लेकर 6 जून तक ये लड़ाई चली। सरकार ने इस ऑपरेशन को ब्लू स्टार नाम दिया। 3 जून जिस दिन गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस भी था, उस दिन गोल्डन टेम्पल में काफी सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। जैसे ही भीड़ अंदर गई, भिंडरवाले ने सबको अंदर बंद कर लिया जिससे कि सरकार उस पर हमला न कर सके। भिंडरवाला भी अंदर पूरी तैयारी के साथ बैठा था। उसके पास रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक गन्स, स्नाइपर सब कुछ तैयार था। 5 जून को भिंडरवाले को सरेंडर करने की बात कही गई, लेकिन आर्मी को पता चला कि आसपास के लोग अमृतसर की तरफ हथियार लेके आ रहे हैं भिंडरवाले का साथ देने के लिए। तो आर्मी ने सोच लिया कि अब इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा। आर्मी ने गोल्डन टेम्पल के तीनों तरफ से हमला किया जिसकी वजह से गोल्डन टेम्पल को ज्यादा नुकसान पहुंचा। लेकिन भिंडरवाले के लोग भी आखिरी दम तक लड़े। 6 जून सुबह 4 बजे आर्मी ने अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। भिंडरवाले और उसकी फाइटर सेना जो थी वो सबको मार गिराया। उसके साथ ही गोल्डन टेम्पल को भी भारी नुकसान पहुंचा। लगभग 600 लोग की हादसे में जाने गई थी। गोल्डन टेम्पल को लेकर सारी दुनिया के सिख भड़क गए और भिंडरवाले के समर्थक सरकार के खिलाफ हो गए। इसी चीज को लेकर आर्मी ने इस ऑपरेशन का दूसरा राउंड शुरू किया जिसमें उन्होंने गांव-गांव जाकर सिखों पर से हथियार छीन लिए, जिससे सिख कम्युनिटी और ज्यादा भड़क गई। 1 अक्टूबर 1984 को आर्मी ने गोल्डन टेम्पल को छोड़ दिया और जब सिख कम्युनिटी ने अंदर जाकर गोल्डन टेम्पल और गुरु ग्रंथ साहिब की हालत देखी तो उन्होंने कसम खाई कि जिसने भी ये किया है या तो वो उसको मार देंगे या उसकी जान लेने की कोशिश में मर जाएंगे। अब उनके हिट लिस्ट में ज्ञानी जैल सिंह, इंदिरा गांधी और उनका परिवार था। अब सरकार को पता चल चुका था कि इसका रिटेलिएशन तो होगा ही, इसलिए सबकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी और इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ा दी गई थी। इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी चीफ ने उनसे कहा कि आप अपने 2 सिख गार्ड जो हैं उनको हटा दीजिए, लेकिन इस पर इंदिरा गांधी ने जवाब दिया कि ऐसा करने से सिख कम्युनिटी को एक गलत मैसेज जाएगा और मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगा। और इसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को अपने सिख कम्युनिटी के बॉडीगार्ड बींट सिंह और सामंत सिंह ने 18 गोली मारकर हत्या कर दी। अब भिंडरवाले की हत्या तो हो गई थी लेकिन उसकी बातें अभी भी जिंदा थी। और हाल ही में आकर दीप सिंधु जो कि एक एक्टर भी रहे हैं, उन्होंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा वारिस पंजाब दे, जिसका मिशन ये था कि वो सेंटर से पंजाब के सारे राइट्स दिलवाएगी। लेकिन पंजाब इलेक्शन से 5 दिन पहले 15 फरवरी 2022 को एक कार एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो जाती है और इसके बाद एंट्री होती है अमृतपाल सिंह की, जो कि दुबई से इनके टच में थे। अमृतपाल सिंह को सितंबर 2022 को वारिस पंजाब दे का हेड बनाया जाता है। दीप सिंधु की फैमिली मेंबर्स ने कहा कि अमृतपाल सिंह का उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, उन्होंने जबरदस्ती वारिस पंजाब दे पर कब्जा कर लिया है। लेकिन अमृतपाल सिंह के समर्थकों का कहना है दीप सिंधु के समर्थकों ने ही अमृतपाल सिंह को वारिस पंजाब दे का हेड बनाया है। 29 सितंबर 2022 को अमृतपाल इंडिया में आता है और आकर के भिंडरवाले को अपना आदर सताने लगता है और उसी की नकल करने लगता है। कहता है कि अब जो भी बेअदबी करेगा उसको ना तो पुलिस के हवाले किया जाएगा और ना ही कोई कोर्ट केस चलेगा, हम उसको अपने हिसाब से सजा देंगे। जो लोग दीप सिंधु के बाद एक नए पॉलिटिशियन की डिमांड कर रहे थे, उनको अमृतपाल में एक भिंडरवाले की छवि दिखने लगी थी। और अगर आपको अब इसकी आगे कहानी सुननी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए। और आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।